Yes, welcome to the super fast Brahmastra revision for the topic of audit of banks. Yes, एक ऐसा topic at finance level जो many students leave it in option, but we will ensure that आपको ऐसा ना करना पड़े. All right, so listen to me. First of all, तो notes कैसे बनाए हैं? All right. So you have this audit of banks का module over here. ये ICA का module है around 63 pages. इसमें content and question bank दोनों है. Question bank आपको ICA की module से करना है. मैंने जो content है उसका पूरा यहाँ पे crisp form में डाला हुआ है. अब for example content को बनाया भी कैसे है? So you will once you understand you will like it. अब जैसे मॉड्यूल में ना काफी सारे पैराग्राफ्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं लाइक दिस कि बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड करेक्ट. अब जैसे अगर यहाँ पे आप देखो तो बैंक्स की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है विच विल डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम मोस्ट अदर कमर्शियल एंटरप्राइजेस. तो ऐसे जो भी पॉइंट है जिसके अंदर या तो कोई टेक्निकल प्रोविजन हो और एज देयर आर 3-4 सब पॉइंट्स वही होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट्स. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड करेक्ट. तो ऐसे सारे जो पॉइंट्स है उसका मैंने क्रिस्प दिया हुआ है. So effectively I am covering the full module but in a manner जैसे स्टूडेंट्स को पसंद आएगा उस तरीके से. All right. Okay. So everyone चलो लेट मी मैं ये रिवीजन लेक्चर में आपको मोस्टली सेल्फ स्टडी करना है बट दिस लेक्चर इज ओरिएंट ये इसलिए दिया जा रहा है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए दैट आप ऑडिट ऑफ बैंक्स आराम से कर सकते हो. सो विथ माय लेक्चर और कुछ 40-45 मिनट्स का अगर आप सेल्फ स्टडी का टाइम दे दो देन इन दैट केस आई थिंक यू विल बी डन विद दिस ऑडिट ऑफ बैंक्स का रिवीजन. ऑलराइट. नाउ फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पे प्योर थियरी पॉइंट्स है. ओके. सो उसमें सीधा सीधा जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जो सब पॉइंट्स है उसमें जितने पॉइंट्स आप मैक्सिमम लिख पाओगे यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स करेक्ट. जैसे कि फर्स्ट है कि बैंक की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैंक दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम मोस्ट अदर कमर्शियल एंटरप्राइजेस. तो ऐसी बैंक की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसे दूसरे एंटिटी से थोड़ी अलग कर देती है उसे दूसरे एंटिटी से थोड़ी अलग कर देती है. ऑलराइट. सो लुक एट दिस. वी सी ज्योग्राफिकल ट्रेल बैंक का वॉल्यूम बैंक की कंटीजेंट लायबिलिटीज बैंक का ज्योग्राफिकल स्प्रेड. ऑलराइट. बैंक में टेक्नोलॉजी का यूज बैंक में रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट. सो इसमें से एनी 4 पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर बट क्वेश्चन याद रखना है that characteristics of a bank that will distinguish it from most other commercial enterprises. All right. Then ऑडिटर को एक स्पेशल कंसिडरेशन क्यों देना पड़ता है बैंक को? व्हाई ऑडिटर हैज टू गिव स्पेशल अटेंशन टू द बैंक? बिकॉज बैंक में जो रिस्क इन्वॉल्व है बैंक में हाई एक्सपोजर हो सकते हैं बैंक का स्केल बैंक में आईटी सिस्टम का रिस्क होता है बैंक में न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसकी वजह से नया अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स आता है नया ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स आता है. दैट इज व्हाई ऑडिटर हैज टू गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू द बैंक. तो उसका कोड वर्ड है उसके पॉइंट्स है बाय हार्ट कर लो बात खत्म करो. इसमें तो जैसे आप 10th 12th स्टैंडर्ड के पेपर लिखते थे उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर वैसे जाना है. ऑलराइट. बैंक में काफी सारे टॉपिक्स इस तरीके से कुछ कुछ टेक्निकल प्रोविजंस भी है वेयर आई वांट टू गिव लिटिल मोर टाइम तो मैं उस पर फटाफट आऊंगा. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग बैंक्स. या तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग बैंक्स बोल सकते हैं या तो ऐसा पूछ सकते हैं प्रिंसिपल एनैक्टमेंट्स गवर्निंग बैंक ऑडिट. ये क्या है? लिस्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस है. पूरे जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस है इस कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करते हैं वो यहाँ पे है. जो भी आपको 4 से 5 जो अच्छे लगे वो बाय हार्ट कर लो. ऑलराइट. जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जैसे आरबीआई एक्ट जैसे कंपनीज एक्ट जैसे एसबीआई. ऑलराइट. जैसे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट जो भी आपको इजी लगे अच्छे लगे 4 से 5 बाय हार्ट कर लो. बाकी सब आपको सिर्फ एक बार ओवरव्यू कर लो ताकि एमसीक्यू में अगर सिलेक्ट करना पड़े दैट इसमें से कौन से लॉज आर गवर्निंग बैंकिंग सिस्टम तो आप सिलेक्ट कर पाओ. ऑलराइट. ये सब 4 मार्क के क्वेश्चन की रेंज है और कुछ नहीं है इसके अंदर. देन एवरीवन ओवर हियर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसमें से ज्यादा एमसीक्यू आ सकते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आएगा तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आ सकता है समझ लो. मैक्सिमम एमसीक्यू यहां से आएंगे ऐसे नहीं बोल रहा. फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट कहां पे? 3rd शेड्यूल टू द एक्ट. ऑलराइट. फॉर्म ए बैलेंस शीट है एंड फॉर्म बी पीएनएल है. एंड बैंक क्या बैंक को इंड एस एप्लीकेबल है? नो. बैंक हैज टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो ये जो पॉइंट है कि बैंक को इंड एस एप्लीकेबल नहीं है बैंक हैज टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम ये आपको एमसीक्यू में वो लोग पूछ सकते हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. अब बात करते हैं ऑडिटर ऑफ बैंक की. When it comes to auditor of bank, who can be appointed as an auditor of bank? अरे भाई जो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है वो बैंक ऑडिटर भी बन सकता है. सर ये कहां पे लिखा है? सेक्शन 30 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिक्वायर्स दैट जो कंपनी का ऑडिटर है वही बैंक ऑडिटर बन सकता है. यानी कंपनीज एक्ट में व्हाटएवर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो आप कंपनी ऑडिट में पढ़ते हो द सेम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आर आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ बैंक ऑडिट. तो ध्यान रखना अगर कोई एक बैंक है जहां से आपने होम लोन लिया हुआ है इफ द अमाउंट एक्सीज ₹5 लाख तो आप वो बैंक ऑडिट नहीं कर सकते बिकॉज इंडेटेडनेस का रेस्ट्रिक्शन है कंपनी ऑडिट के अंदर. ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन जो कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल है सेम टू सेम बैंक ऑडिट में भी एप्लीकेबल है. ऑलराइट. देन ऑथोरिटी अपॉइंटिंग द ऑडिटर्स. यहाँ पे तो आपकी फाइनल से मॉड्यूल में लिख दिया है कि प्लीज रिफर इंटरसीए चैप्टर और एकदम शॉर्ट में दे दिया है. तो इंटरसीए में जो लिखा है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा जॉट कर दिया है. ऑथोरिटी अपॉइंटिंग द ऑडिटर्स. तो नेशनलाइज्ड बैंक में हु विल अपॉइंट ऑडिटर?
द बैंक विल अपॉइंट ऑडिटर थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रायर अप्रूवल आरबीआई से चाहिए। एसबीआई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो सीएजी विल अपॉइंट, सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई हु विल अपॉइंट ऑडिटर, एसबीआई। रीजनल रूरल बैंक के केस में, अच्छा एसबीआई नहीं कि एसबीआई के डायरेक्टर्स, रीजनल रूरल बैंक के केस में हु विल अपॉइंट ऑडिटर, द बैंक विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अदर केसेस यानी लेटर से कोटक बैंक, यस बैंक, अदर केसेस ले लो कोई भी बैंक के, तो अपॉइंटेड एट द एजीएम ऑफ द शेयर होल्डर, लेकिन प्रायर अप्रूवल आरबीआई का चाहिए यहाँ पे। सो एवरीवन ये आपका लास्ट डे रिवीजन में करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा टेबल है ना कि कितना भी आप बाय हार्ट करोगे अभी लास्ट में भूल जाओगे, कुछ ना कुछ आपको एमसीक्यू में मिस्टेक हो जाएगा। सो एक ऐसा टेबल है जो करना ही पड़ेगा और इजी मार्क्स आते हैं इसके अंदर। लेट मी टेल यू दैट नेशनलाइज बैंक और एसबीआई, नेशनलाइज बैंक और एसबीआई ये फाइनल की बुक में नहीं है लेकिन इंटर की बुक में है। नेशनलाइज बैंक और एसबीआई इसका जो रेम्यूनरेशन है इट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, नॉट बाय सीएजी, इट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनलाइज बैंक और एसबीआई, बाकी सारे ऑडिटर्स का जो रेम्यूनरेशन वगैरह है वो सब कंपनीज एक्ट के ही प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। ऑलराइट, ओके। देन ओवर हियर अपॉइंटमेंट लेटर सेंट बाय द बैंक, कंटेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर सेंट बाय द बैंक। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चे को मार देते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता करे क्या। इमेजिन करो एज ये वाले क्वेश्चन में इमेजिन करो एज इफ एग्जांपल, एज इफ आपको ऑडिटर ऑफ एसबीआई अपॉइंट किया गया है, या यू आर द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ एसबीआई, तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या कंटेंट्स आएंगे? चलो यार दो कंटेंट तो बाय हार्ट कर ही सकते हो। ऑलराइट, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ऑब्वियसली वो लोग कुछ ना कुछ आपके स्कोप के बारे में लिखेंगे, ओके, कुछ ना कुछ आपकी फीस के बारे में लिखेंगे, देन आपका अपॉइंटमेंट का पीरियड क्या उतना लिखेंगे। तो टेल मी एवरीवन, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हो कि कंटेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर सेंट बाय द बैंक। लेकिन लेट मी टेल यू ऐसी बड़ी बड़ी लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होती है उसमें एट 4 और मोर जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। यस, देयर आर एट 4 और मोर जॉइंट ऑडिटर्स, 3 और मोर जॉइंट ऑडिटर्स। तो आपके साथ साथ दूसरे जॉइंट ऑडिटर कौन से है उसका भी डिटेल्स दिया जाता है। एंड ये जो बैंक है वही आपको स्कोप भी बता देती है, डिवीजन ऑफ वर्क भी बता देती है। ये आपको तभी समझेगा अगर आप समझोगे कि ये बैंक्स का जॉइंट ऑडिट होता है, वो पहले आप समझोगे तो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक का। देन प्रीवियस ऑडिटर कौन है उसकी भी डिटेल्स मिल जाती है, एंड जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है वो। तो इसमें से यू कैन बाय हार्ट एनी 3 to 4 पॉइंट्स। देखो जो ऐसे, सुनो मेरी बात, जो ऐसे सब पॉइंट्स वाले पॉइंट होते हैं ना जिसमें बहुत सब कुछ दिया होता है, यू हैव टू बाय हार्ट 3 to 4, बट यू हैव टू रीड एवरीथिंग। अंडरस्टैंडिंग सबका चाहिए लेकिन बाय हार्ट 3 to 4। सर ऐसा क्यों? बिकॉज अगर वो लोग एमसीक्यू पूछते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स के बारे में एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर वो लोग ब्रीफ आंसर पूछते हैं तो 3 से 4 पॉइंट में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? सारे बच्चों को फाइनल सी ऑडिट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ऑडिट ऑफ बैंक्स में ऑप्शन में छोड़ रहे हैं, 0 ला रहे हैं। तो मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि अगर एमसीक्यू आए तो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, एंड अगर ब्रीफ आंसर आया तो एटलीस्ट आपको 0 नहीं मिलना चाहिए, 2 out of 4 या 3 out of 4 का रेंज मिलना चाहिए। इफ यू डू दैट देन आपका एग्जामिनेशन सिक्योर हो जाता है। ऑलराइट, नाउ एवरीवन ओवर हियर, एज अ बैंक ऑडिटर, एज अ बैंक ऑडिटर, एज अ बैंक ऑडिटर और कौन सी दूसरी रिपोर्ट्स वगैरह मैं रीड करता हूं। ऑलराइट, सो एग्जांपल्स ऑफ रिपोर्ट्स टू बी पब्लिश्ड बाय द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स इन एडिशन टू द मेन रिपोर्ट्स। मैं एक ऑडिट रिपोर्ट तो कर देता हूं, एंड उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बहुत कुछ और एक्सपेक्टेड होता है। आपको पता है बैंक का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कितना सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह पे साइन करता है, तो कितना कुछ करता है वो। अब टोटल एज अ बैंक ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम मेरा जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है उसको छोड़ के और कितने सर्टिफिकेट्स या रिपोर्ट पे मैं साइन करता हूं, तो उसका उन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट यू शुड रीड आफ्टर बैंक ऑडिट इज ओवर, यानी पूरा बैंक ऑडिट का चैप्टर पढ़ लेने का, उसके बाद ये लिस्ट पढ़ने का। ऑलराइट, एंड अगेन बाय हार्ट कितना करना है? बाय हार्ट 3 to 4 पॉइंट्स, करेक्ट। लेकिन रीड ऑल द पॉइंट्स, एंड कोड वर्ड तो आपको दे दिया है, फिट गोश स्लिड अ सर्टिफिकेट। ऑलराइट, ये देखो जो भी कोड वर्ड का इनिशियल लेटर है ना उसको हाईलाइट किया गया है। ऑलराइट, मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि फिर आपको कोड वर्ड का तकलीफ ना हो। अंडरस्टैंडिंग सबका बाय हार्ट ओनली 3 to 4 पॉइंट्स। अभी बेटा ऐसा लिस्ट दिया होता है उसमें मेरा ज्यादा रोल नहीं होता है, एनीवेज ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं टेक्निकल प्रोविजंस पढ़ाऊंगा उसमें आ ही जाएगा। ऑलराइट, नाउ बैंक के केस में जो इंटरनल ऑडिट होता है, बैंक के केस में जो इंटरनल ऑडिट होता है, लेट मी टेल यू इंटरनल ऑडिट कैसे करना है। बैंक के केस में वो ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है, एंड चीफ इंटरनल ऑडिटर का एक डिपार्टमेंट बनाते हैं वो लोग। ऑलराइट, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा पता है? टेक्निकल प्रोविजंस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज इंटरनल ऑडिट के टेक्निकल प्रोविजंस बैंक के केस में क्या होते हैं? आई रिपीट, इंटरनल ऑडिटर के टेक्निकल प्रोविजंस बैंक के केस में क्या होते हैं? दैट दे हैव नॉट प्रिंटेड इन द मॉड्यूल। उन्होंने बोला है कि एक रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, अंडरलाइन दिस, ये वाला क्वेश्चन में डालेंगे, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट।
रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है? अरे यार, कोई भी ऑडिटर जब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कर रहा है तो वो एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेता है, उसके कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेता है, उसके प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग लेता है, फाइंड आउट करता है कहां पे रिस्क हाई है, एंड रिस्क को प्रायोरिटी देके ऑडिट करता है। दैट्स इट। तो 4 पॉइंट्स तो यूं ही निकाल सकते हो आप। ऑलराइट, ऐसे 315 का रेफरेंस मत देना, कंटेंट ऐसे 315 जैसा है, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर ऐसे 315 फॉलो नहीं करता है ना। ऐसे 315 फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में क्या होगा? वो बिजनेस रिस्क को इवैल्यूएट करेगा, कंट्रोल्स कहां पे वीक है उसको इवैल्यूएट करेगा, एक असेसमेंट करेगा रिस्क का कि कहां पे रिस्क हाई है, कहां पे रिस्क लो है, एंड अकॉर्डिंगली रिस्क मैट्रिक्स बनाएगा, यानी कि वो प्रायोरिटी देगा, रिस्क के हिसाब से अपने ऑडिट में प्रायोरिटी देगा। ऑलराइट, मुझे ये वर्ड्स दिख गए ना एज एन एग्जामिनर, ऑलराइट, मुझे ये वर्ड्स दिख गए ना, देन इन दैट केस आई एम गोइंग टू गिव यू 4 मार्क्स। ये प्रॉपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रॉपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ एवरीवन ओवर हियर। अब ये 6th पॉइंट वही कर सकता है जिसने थोड़ा स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स ये सब अटेंड किया होता है, तो वो उसके लिए 6th पॉइंट है। सो इफ यू अगर कुछ रिवीजन ही नहीं किया आपने कोई भी चीज का और डायरेक्ट बैंक ऑडिट रिवीजन कर रहे हो, देन वैसे तो ये नहीं समझेगा। ऑलराइट, बट अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो समझ जाएगा। कंडक्टिंग बैंक ऑडिट वेरियस स्टेजेस। नाउ 6.1 हैज बीन वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर 5 मार्क्स, कि जब आप बैंक ऑडिट एक्सेप्ट करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आर द इनिशियल कंसीडरेशंस। आपको शुरुआत में जब आप बैंक ऑडिट स्टार्ट करने वाले हो, आपको इनिशियली क्या क्या सोचना चाहिए। ऑलराइट, अब मैं ना आपको पॉइंट्स बता देता हूं। वेट, सेकंड पॉइंट जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का पॉइंट है, थर्ड पॉइंट स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का है, फोर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का है, देन फिफ्थ पॉइंट प्रोफेशनल एथिक्स का है, सिक्स्थ पॉइंट कंपनी ऑडिट का है, फर्स्ट पॉइंट कंपनी ऑडिट का है। ऑलराइट, अब आपको ना ये 6 के 6 पॉइंट्स में आपको फील होगा दैट यस, ये सब ऑडिटर को स्टार्ट में करना होता है। ऑलराइट, सो लुक एट दिस, I8CD, आई इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक्स बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सबको पता है दैट कंपनी ऑडिट में देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन कि देयर आर सम सर्विसेज व्हिच एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड टू द कंपनी। यस, वैसा ही यहां पे भी है कि अगर आप स्टैट ऑडिटर हो बैंक के, अगर आप बैंक के स्टैट ऑडिटर हो तो दूसरे इंटरनल असाइनमेंट्स नहीं लोगे आप। स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट इंटरनल असाइनमेंट्स ऑफ द बैंक। तो जब आप ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। ऑलराइट, कंपनी ऑडिट के दोनों पॉइंट बना देता हूं, ये देखो। डी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस। नाउ दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट, बी केयरफुल। सबको पता है दैट इंडेटेडनेस का लिमिट है ना 5 लाख रुपीस का कंपनीज एक्ट में। यस, पर यहां पे आरबीआई क्या चाहता है? आरबीआई वांट्स दैट व्हेन ऑडिटर इज एक्सेप्टिंग द बैंक ऑडिट, then at that point of time, and हर साल शुरू करने से पहले उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है दैट ऑडिटर, उसके फर्म, पार्टनर्स, स्टाफ, फैमिली मेंबर्स ने बैंक से जो लोन लिए हैं वो लोन एनपीए नहीं हुए हैं। बिकॉज अगर ऑडिटर, फर्म, पार्टनर, स्टाफ, फैमिली, ऑलराइट, अगर इनके कोई भी लोन्स एनपीए हुए हैं जो बैंक से लिए, देन इन दैट केस आप ऑडिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये आरबीआई का रिक्वायरमेंट है। ये कहां पे? कंपनीज एक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, कहीं पे भी देखने नहीं मिलता आपको ये रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, सो बी केयरफुल फॉर एमसीक्यूज। देन प्रोफेशनल एथिक्स का ये पॉइंट तो सबको पता है, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर। यस, ड्रिलिंग सेशन हुआ एकदम प्रोफेशनल एथिक्स का। सो क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, तो वो तो सबको पता ही है। और बाकी ये देखो स्टैंडर्ड्स के पॉइंट, ये ऐसे 220 का पॉइंट है, क्लाइंट एक्सेप्ट करते वक्त क्या करना है। देन अरे यार, अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे 210 का पॉइंट है। एक टीम बनाना पड़ेगा, एस्टैब्लिशिंग द एंगेजमेंट टीम, अगेन ऐसे 220, ऐसे 300 का पॉइंट है। ऑलराइट, एंड सब सारे पॉइंट्स बाय हार्ट करने के लिए आपके पास ये रहा कोड वर्ड है, एंड कोड वर्ड के हिसाब से अरेंज किया गया है। ऑलराइट, इसलिए मैंने बोला कि मेरा रिवीजन तो ठीक है, बट आपको मेरे रिवीजन का वीडियो खत्म होने पे आपको थोड़ा बैठकर रिवीजन खुद से करना पड़ेगा और ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा दिमाग में उतारना पड़ेगा। आप या तो आज कर सकते हो या तो डायरेक्ट एग्जाम डे पे करोगे, देन आल्सो इट इज फाइन। ऑलराइट, नाउ एवरीवन ओवर हियर, अंडरस्टैंडिंग द बैंक। अरे हम लोग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल। अभी वही चीज बैंक के केस में कैसा होगा? कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की जगह पे, एंटिटी की जगह पे बैंक लगा दो। सो अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब उसमें भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो उसमें कोई खास पॉइंट है ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग सिस्टम, वहां पे एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम बोलते थे स्टैंडर्ड्स में, वो जनरल लैंग्वेज होता है स्टैंडर्ड्स में, यहाँ पे बैंक का अकाउंटिंग सिस्टम। बट एवरीवन 4 to 5 मार्क्स का उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी वेरी रिपीटेडली आस्क्ड, और आया तो दुआ में याद रखना और नहीं आया तो गाली में भी याद रखना। लुक एट दिस, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द बैंक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द बैंक? अरे बैंक का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। याद आए, ये पॉइंट मैंने बहुत थोप के पढ़ाया है इवन इन रिवीजन लेक्चर्स,
दैट इंटरनल कंट्रोल के कुछ कंपोनेंट्स है, ऑलराइट, कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि वर्क कल्चर अच्छा सेटअप होना चाहिए, देन एंटिटी के पास एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए, एक अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करने चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए, ऑलराइट। तो क्राइम कोडवर्ड भी है आपके पास, तो या तो कोडवर्ड से बाइट करो या तो कंसेप्ट से बाइट करो, बट ऐसे 315 का जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ऑलराइट। एंड अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो इसको 2-2-3-3 लाइंस में एक्सप्लेन किया है। तो सर आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रिंट क्यों नहीं किया? अरे बिकॉज मैंने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 में दिया हुआ है, सो वहां से आप एक्सप्लेनेशन उठा सकते हो, या तो अगर आपको वहां से नहीं उठाना है देन यू कैन गो टू द मॉड्यूल एंड यू कैन सी इट फ्रॉम देयर आल्सो, ऑलराइट। So this is the point over here, understanding the risk management process of the bank, very repeatedly asked. Then बैंक में जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ अ बैंक, तो ऑब्वियसली ऐसे 315 के हिसाब से आई विल आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट कैन आई से बैंक के केस में फ्रॉड का पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई? यस सर, एंड दैट इज व्हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में रिस्क ऑफ फ्रॉड का एनालिसिस करना पड़ेगा, तो 240। एंड बैंक जो है वो खुद बैंक इटसेल्फ काफी सारा आउटसोर्सिंग करके बैठता है, ऑलराइट। तो आउटसोर्सिंग को लेके क्या रिस्क है, दैट आल्सो नीड्स टू बी असेस्ड। एंड आउटसोर्सिंग वाला रिस्क का बात कहां पे क्या था? ऐसे 402। तो 1.315 का, 1.240 का, 1.402 का, मतलब मैंने वो ऐसे नंबर्स इसलिए दिए सो दैट यू कैन रिकलेक्ट द पॉइंट्स, एंड उसमें एक एक दो दो पॉइंट लिखकर, यू नो, एंटिटी की जगह पे बैंक लिखकर यू शुड जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड यू गेट योर मार्क्स। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? अरे क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, बट यू हैव टू लुक एट द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। अगर स्टैंडर्ड्स का ऑडिट का अप्रोच का क्वेश्चन है, लेकिन बैंक ऑडिट में इनिशियल कंसीडरेशन का बात है, तो ये लिखने का, लास्ट लाइन पे फोकस करने का, लास्ट 2 लाइंस ऑफ द क्वेश्चन। अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का क्वेश्चन है तो इस पे फोकस करने का, एंड अगर रिस्क असेसमेंट का सिर्फ क्वेश्चन है तो फिर ये पॉइंट्स पे फोकस करने का। आई होप आई एम मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर ओवर हियर, ऑलराइट। एंड देन जब आप बैंक ऑडिट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जैसे कोई भी ऑडिट में स्ट्रेटेजी सेट करना पड़ता है, टीम में डिस्कशन करने पड़ते हैं, मटेरियलिटी सेट करना पड़ता है, एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स का सेट करना पड़ता है, ऑलराइट। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, बेसिकली ऐसे पैराग्राफ्स बना दिए, और जो भी उनको स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग से मजा आया, जो पॉइंट्स में उनको मजा आया लिखने का, वो मुझे पॉइंट्स इधर लिख दिया है, ऑलराइट। सो दे कैन मिक्स अप स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग एंड विद द बैंक, एंड अगर वो लोग पूछेंगे तो दे विल यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, ऑलराइट। ये वर्ड्स का ट्रिगर होना चाहिए आपको, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड राइट द पर्टिकुलर आंसर, ऑलराइट। ओके एवरीवन, जब बैंक ऑडिट के केस में, बैंक ऑडिट के केस में जब रिपोर्ट बनता है, बैंक ऑडिट के केस में जब ऑडिट रिपोर्ट बनता है, ऑलराइट, तो ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है, ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो 700 सीरीज के हिसाब से होता है। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग नहीं होता, एवरीवन ओवर हियर, ऑलराइट। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज एज पर 700 सीरीज ओनली। लेकिन आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंपलसरी दे वांट सम इंफॉर्मेशन अबाउट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, दे वांट द इंफॉर्मेशन अबाउट unaudited branches, they want the information about unaudited branches, one of their favorite MCQs। उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि बैंक की कितनी ऐसी ब्रांच है जो ऑडिट नहीं हुई है, नंबर ऑफ सच ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस का क्वांटिफिकेशन, टोटल, एडवांस डिपॉजिट, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस वगैरह, ऑलराइट। एंड देन ये उन्होंने टेस्ट भी किया है यार पेपर में, कितनी बार, कंपनीज एक्ट के अंदर सब लोग एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रोटेशन, अपॉइंटमेंट, ये सब पढ़ के बाद में कंपनी ऑडिट का चैप्टर छोड़ देते हैं। हावेवर अगर आप कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 143 देखोगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, तो उसमें अगर आप सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 जाकर देखोगे तो उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ मैटर्स दिया है जो कंपनी ऑडिटर को, जिसके ऊपर कंपलसरी कमेंट करना होता है, एंड दैट इज वन ऑफ देयर फेवरेट एरियाज एट फाइनेंशियल लेवल। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। अरे डोंट फॉरगेट, एट द एंड ऑफ द डे बैंक इज आल्सो अ कंपनी, एंड दैट इज द रीजन कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर या 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका कमेंट ऑडिटर को करना पड़ेगा, ऑलराइट, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट में। एंड एवरीवन नोस कि जो कारो है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक्स, ओके। सो एवरीवन ओवर हियर, अरे सर फर्स्ट पॉइंट रह गया, अरे रुको जरा 2 मिनट आता उसके ऊपर। देन अपार्ट फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ के एक दूसरा क्या बनाता है बैंक का ऑडिटर? LFAR, long form audit report. What is long form audit report? LFAR, it is nothing but an additional reporting requirement given by RBI, additional reporting requirement given by RBI। उन्होंने लफार को लेकर जितना प्रिंट किया है मैंने भी प्रिंट कर दिया है। हावेवर मेन चीज जो है वो ये समझना है कि लफार एक क्वेश्चनर है जो आरबीआई पूछता है, एंड बैंक के ऑडिटर को, इवन द ब्रांच ऑडिटर को, सबको लफार के ऊपर कमेंट करना होता है। लेकिन जो ब्रांच का ऑडिटर है वो जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है उसको रिपोर्ट कर देता है, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर बैंक के मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, एंड बैंक का मैनेजमेंट को फाइलिंग करना होता है इसका विथ आरबीआई, ऑलराइट। पर वो फाइलिंग कब करना होता है? दैट इज वन ऑफ देयर फेवरेट एमसीक्यू ओवर हियर। LFAR needs to be filed within 60 days of the submission of LFAR by the statutory auditors.
So LAFAR needs to be filed within 60 days of submission of LAFAR by the statutory auditors. ध्यान रखना, उनका ओल्ड बैंक ऑडिट का जो मॉड्यूल था उसमें 30 जून का डेडलाइन लिखा था, एंड अब जो नया मॉड्यूल है उसमें उन्होंने 60 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ LAFAR बाय स्टैट ऑडिटर्स लिखा है. बट यस, इसका डेडलाइन प्रैक्टिकल लाइफ में बोलूं तो बाय मैक्सिमम 30 जून फाइलिंग हो जाना चाहिए. ऑलराइट, यस, बिकॉज इंटरसे की बुक में अभी भी 30 जून दे आर कैरिंग इट फॉरवर्ड. डेडलाइन मैक्सिमम 30 जून है, डेडलाइन मैक्सिमम 30 जून है, लेकिन अगर मैं आपको लॉ लैंग्वेज में समझाऊं तो विद इन 60 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और लास्ट डेट बीइंग 30 जून, विच एवर इज अर्लियर. ऑलराइट, डन 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 डन. ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, लफार का सबमिशन. ओके सर, एग्जाम में 60 डेज ही लिखना है, एग्जाम में 60 डेज ही लिखना है, लेकिन अगर उन्होंने आपका 30 जून का नॉलेज चेक कर लिया तो फिर क्या करोगे आप, बिकॉज इंटरसे की बुक्स में अभी भी दिया हुआ है. ओके, एवरीवन ओवर हियर. 6.5.1 6.5.1 इधर देखो. इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एंड एसबीआई, ये ध्यान रखना, नेशनलाइज्ड बैंक एंड एसबीआई इसमें से किसी का क्वेश्चन आया एंड रिपोर्ट का क्वेश्चन आया कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या कमेंट्स चाहिए. लेट मी टेल यू, इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एंड एसबीआई, रिपोर्ट इज एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ बेसिक मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर कमेंट चाहिए. सर कौन से पॉइंट्स? लुक एट दिस. बैलेंस शीट, पीएनएल. अरे यार, बैलेंस शीट, पीएनएल, ब्रांच अकाउंट्स, डेटा मिला क्या? अरे ये सब तो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में आ ही जाता है यार. कोई भी कंपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये सब कमेंट्स तो आ ही जाते हैं ना. बैलेंस शीट के ऊपर ओपिनियन, पीएनएल के ऊपर ओपिनियन, ब्रांच अकाउंट्स का ओपिनियन, आई मीन ब्रांच अकाउंट्स का एडिक्वेसी, डेटा मिला क्या, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला क्या. बट अच्छा पॉइंट ये वाला है that whether बैंक ने जो भी ट्रांजैक्शंस किए नेशनलाइज्ड बैंक एंड एसबीआई, क्या इट वाज विद इन द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक और नॉट. ऑलराइट, एंड एनी अदर मैटर जो ऑडिटर को लगता है इंपॉर्टेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के देना चाहिए. करेक्ट. ये प्रॉपर 5 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको सब बता रहा हूं. फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन है. लफार भी एमसीक्यू फेवरेट है. ऑलराइट, ओके ओके, कम ऑन. नो वन इज गोइंग टू स्कोर 0 नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑडिट ऑफ बैंक्स. इधर देखो, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स करके एक चीज दी है उन्होंने. अब बैंक ऑडिट के केस में ना एक सर्कुलर है, कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक फ्रॉड का एक सर्कुलर है. वो बैंक फ्रॉड, बैंक में अगर फ्रॉड होता है तो आरबीआई को रिपोर्ट कैसे करना है वो सब सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है. लेकिन रिलैक्स, वो सब मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल में सिर्फ एक ही लाइन लिखा हुआ है दैट अगर बैंक में कोई फ्रॉडुलेंट एस्पेक्ट दिखता है आपको तो प्लीज रिपोर्ट द मैटर टू द आरबीआई इन एडिशन टू द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न्ड बैंक. ये एमसीक्यू के लिए मार्क करो. तो जो मॉड्यूल में नहीं है उसमें अपने को भी ज्यादा टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, आजा. स्पेशल कंसिडरेशंस इन आईटी एनवायरनमेंट. सबको पता है कि बैंक में आईटी का यूज होता है. ऑलराइट, तो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की नहीं. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को लेकर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग विद रिस्पेक्ट टू बैंक. ऑलराइट, सो अंडरलाइन दिस सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स. आईटी सिस्टम में सिक्योरिटी कंट्रोल कहां पे होना चाहिए? अरे यार, इनपुट के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए, डेटा में सिक्योरिटी चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए उसका सिक्योरिटी चाहिए, अगर कुछ डिजास्टर हो जाता है तो कंटिन्यूटी का सिक्योरिटी चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए. सो प्लीज बाय हार्ट एनी 4 पॉइंट्स. तुम टेंशन क्यों लेते हो सब कुछ बाय हार्ट करने का? वहां पे तो तुम लोग मार खा जाते हो. बाय हार्ट एनी 4 पॉइंट्स. अपने आप क्लिक होना चाहिए ना कि इनपुट के ऊपर अपने को सिक्योरिटी चाहिए. लुक एट दिस, मॉनिटरिंग चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, चेंजेस के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए. ये देखो, बैकअप और एंटीवायरस, ये तो नॉर्मल हमारी कंप्यूटर में भी होता है भाई. ओके, डन. तो एनी 4 पॉइंट्स बाय हार्ट. ये एमसीक्यू वाले पॉइंट नहीं है, दीज आर ब्रीफ आंसर वाले पॉइंट. देन आईटी सिस्टम में आप क्या क्या डेटा चाहते हो फ्रॉम द बैंक. टेल मी, इफ आई एम द ऑडिटर ऑफ द बैंक, then obviously I will require some data. I will require some data from the bank. अब आप ही बताओ मेरे को बैंक से क्या डेटा चाहिए आईटी सिस्टम को लेके. अरे वो सब लोग बैंक वाले वो सब मैनुअल बनाते हैं ना, सिस्टम का फ्लो चार्ट वगैरह वो सब करें, तो उनका पॉलिसी क्या है. ओके, देन वो लोग डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, डेटा को बनाते कैसे हैं, उनके ये देखो ना कंटिन्यूटी के प्लान्स क्या है. ऑलराइट, उनकी मैनुअल पीडीएफ आता है ना, उसमें जब पूरा दे एक्सप्लेन द फुल सिस्टम. ऑलराइट, ऑल दैट. देन उनके एमआईएस रिपोर्ट, उनके एक्सेप्शन रिपोर्ट, उनके कंट्रोल्स क्या है, जो ट्रिगर वर्ड्स है ना, ट्रिगर वर्ड्स जिसको देखकर एग्जामिनर मार्क देने वाला है, दोज वर्ड्स आई एम हाइलाइटिंग. ऑलराइट, तो और क्या डेटा चाहिए उनके आईटी को लेकर, क्या डेटा चाहिए आपको? यही सब डेटा चाहिए ना. सो यू कैन अगेन बाय हार्ट एनी 4 पॉइंट्स. तुम ज्यादा टेंशन ही मत लो, ये सब में ज्यादा लोड ही मत लो. You check the video of Ritik Singhvi, who is my student, who scored May 22 में 77 मार्क्स. करें, उसने ये बोला कि सर ऐसे वाले जो पॉइंट्स थे
77 लाया बंदा, बोला मैं 4-4 3-3 पॉइंट बाइट कर लेता था जो सजेस्ट आंसर टैली हो जाए, बाकी 2-3 पॉइंट अपने हिसाब से लिख देने का। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में उसको भी पता है जिसको 77 आया कि बॉस फुल मार्क्स तो मिलने नहीं वाले, तो एटलीस्ट 4 में से 3, 2.5 ऐसा कुछ तो स्कोरिंग आए। ऑलराइट, नाउ एवरीवन ओवर हियर, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बेसल फ्रेमवर्क, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बेसल फ्रेमवर्क। चलो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है? स्ट्रेस टेस्टिंग, अरे बैंक अगर वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन में आ गया तो वेदर बैंक विल बी एबल टू एब्सॉर्ब द शॉक ऑफ द इकोनॉमी और नॉट, तो इसलिए बैंक को एक स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ता है सिनेरियो के हिसाब से कि क्या उनके पास बैलेंस शीट में इनफ स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ऑलराइट, तो ये जो स्ट्रेस टेस्ट का फ्रेमवर्क है, ये जो स्ट्रेस टेस्ट का फ्रेमवर्क है, वेदर बैंक हैज इनफ कैपिटल टू मेंटेन इनफ बफर इन एक्सट्रीम सिनेरियोस, तो बैंक के पास ऐसा स्ट्रेस टेस्ट का प्रॉपर गाइडलाइन फ्रेमवर्क होना चाहिए। आरबीआई हैज एडवाइज्ड, हियर आई एमसीक्यू, RBI has advised all commercial banks, excluding regional rural bank and local area bank. All right, regional rural bank and local area bank को exclude करके बाकी सारे commercial banks को बोला हुआ है that आपको एक proper stress testing framework आपके पास होना चाहिए। सर बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या है? सर बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या है? आपने इंटरेस्ट लेवल पे पता है मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए बैंक का, वो कैलकुलेशन करते हो। ऑलराइट, मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, बट हेलो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बाय हार्ट इट, बट मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए कैलकुलेशन करते हो ना, इट इज बिकॉज ऑफ द बेसल 3 फ्रेमवर्क। सर ये बेसल बेसल है क्या? अरे बेसल है ना, बेसल वो एक सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑलराइट, एंड उधर है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, पूरे दुनिया के जो सेटलमेंट्स, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इज लोकेटेड इन बेसल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, एंड वहां पे है बैंकिंग कमिटी ऑन बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये जो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है वो ग्लोबली बैंक्स को अपने कैपिटल एंड इनकम को लेके कैसे बफर मेंटेन करना चाहिए उसके गाइडलाइंस देती है। Our country, RBI, the central bank of our country, is a member of this Basel Committee on Banking Supervision. All right. एंड वहां से जो भी अग्रीमेंट डिसाइड होता है वो सारी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज उसको फॉलो करती है। ऑलराइट, जैसे ट्रेड के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, हेल्थ के लिए WHO होता है, वैसे ही ये बैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब ये जो बेसल 3 अकॉर्ड है, बेसल 3 का जो अग्रीमेंट है उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि मिनिमम कैपिटल कितना मेंटेन होना चाहिए, बैंक को लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, डिस्क्लोजर कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो लोग डाल सकते हैं। बेसल 3 अकॉर्ड में क्या डिसाइड हुआ था? बैंक की एबिलिटी टू एब्सॉर्ब शॉक्स, ऑलराइट, बैंक की एबिलिटी टू इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, एंड देन बैंक की एबिलिटी टू स्ट्रेंथन देयर ट्रांसपेरेंसी। ऑलराइट, सो A फॉर एबिलिटी और टू एब्सॉर्ब शॉक्स, R फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड T फॉर ट्रांसपेरेंसी। 8 सिखाया गया था बैंकिंग सिस्टम को। ओके, चलो भाई चलो, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो सबको पता है ये। चलो, कैन आई से दैट टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कस्टमर जो होता है, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कस्टमर, उसका एक X परसेंटेज, कैन आई से दैट बैंक हैज टू मेंटेन विथ RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स? यस, बस वही कैश रिजर्व रेशियो का जो मीनिंग है वो, एंड बैंक हैज टू मेंटेन विद RBI, ये जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। ऑडिटर शुड वेरीफाई कंप्लायंस विद द CRR सर्कुलर ऑफ द RBI। ऑलराइट, ओके, CRR के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन SLR के ऊपर MCQ है। ICI MCQ बुक में SLR के ऊपर MCQ है, 2-2, 3-3 MCQ है। इट इज वन ऑफ देयर फेवरेट। ऑलराइट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, चलो एवरीवन ओवर हियर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो मैं फटाफट सिखा देता हूं। बैंक को एक कैलकुलेशन करना पड़ता है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कैलकुलेशन। ओके, DTL का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि टोटल बैंक के पास क्या क्या डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, एंड उसके ये DTL के ऊपर एक Y परसेंटेज ऑफ DTL का जो भी फिगर आता है, इतने टोटल अमाउंट का बैंक के पास लिक्विड असेट्स होने चाहिए। दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कौन से लिक्विड असेट्स? कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये असेट्स उनके पास होने चाहिए, लेकिन उनका टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दीस असेट्स कितना होना चाहिए? Y परसेंटेज ऑफ द DTL। सर वो परसेंटेज आपको बाय आउट नहीं करना है, करेक्ट? तो एज एन ऑडिटर मुझे वेरीफाई करना है वेदर बैंक ने क्या ये अमाउंट का कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज टोटल मिलाकर क्या ये अमाउंट का रखा हुआ है अपने पास कि नहीं रखा हुआ है। बिकॉज CRR और SLR में मेजर डिफरेंस क्या है? CRR एक कैश रिजर्व है जो बैंक मेंटेन करता है विद RBI, whereas statutory liquidity ratio is a total amount of cash, gold and government securities जो बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है। They have to maintain it with themselves. Bank has to maintain it with itself. All right. Okay. अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
आपका एमसीक्यू वाला कंटेंट कहां पे है व्हेन इट कम्स टू एसएलआर? दिस पॉइंट। एज एन ऑडिटर, हर एक मंथ का, एज अ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, फ्रॉम एवरी मंथ मुझे एक डेट सिलेक्ट करना है। आई हैव टू सिलेक्ट वन डेट एंड उस दिन का मुझे एसएलआर वेरीफाई करना है। बट वो जो भी मैं डेट सिलेक्ट करता हूं वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। सर वो फ्राइडे क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? उसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। इस वक्त आप याद रखो, एवरी मंथ का एक डेट सिलेक्ट करना है फॉर एसएलआर एंड दैट पर्टिकुलर डेट शुड नॉट बी फ्राइडे। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई 12 ऑड डेट्स। अब इसका एमसीक्यू डाला हुआ है इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुक में। ओके, देन आप खुद ही समझ गए दैट एज एन ऑडिटर मेरा रोल क्या होगा यहाँ पे, कि डीटीएल का कैलकुलेशन चेक करना एंड उतने अमाउंट का वाई परसेंटेज ऑफ डीटीएल, वेदर उन्होंने लिक्विड एसेट्स रखे हुए कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। Auditor needs to verify correctness of the compilation of the consolidated DTL and maintenance of liquid assets, and these liquid assets का लिस्ट दिया गया है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। एक तो ये पॉइंट। अब आप खुद ही सोचो, इसका करेक्टनेस चेक करो, आरबीआई का सर्कुलर के हिसाब से चेक करो, खास करके ब्रांच ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करो। बिकॉज अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो तो टोटल जो बैंक का डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, उनका डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स वगैरह, करेक्ट, वो ब्रांच लेवल पे भी कितना है उसका भी तो फिगर लगेगा। सो आरबीआई सर्कुलर का अंडरस्टैंडिंग, डीटीएल कैलकुलेशन का करेक्टनेस, ये असेट्स का मेंटेनेंस, ब्रांच ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेशन, हो गया 4 पॉइंट। गेट योर 4-5 मार्क्स। करेक्ट, ब्रीफ आंसर का टेंशन नहीं है, 4-5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको। एमसीक्यू का टेंशन है, एमसीक्यू का टेंशन है ओवर हियर। डीटीएल में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए एंड क्या क्या एक्सक्लूड होना चाहिए, दैट दे हैव गिवन ओवर हियर। बट इसमें क्या है, आपका अकाउंट्स, एफएम, सबका नॉलेज लगता है। करेक्ट, तो मैं आपको एक प्रिपरेशन का स्टाइल बता देता हूँ। ये आप पॉइंट्स पढ़ो, इसमें से अगर आपको कोई पॉइंट्स समझ में नहीं आते कि इसको क्यों कैलकुलेशन में इंक्लूड किया है, आप देखो जो यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लायबिलिटी जनरेट हो रहा है। करेक्ट, दैट इज व्हाई इट हैज बीन इंक्लूडेड। ये एक्सक्लूडेड है, ये क्या होता है पता है, ये जो एबीसीडी पॉइंट्स है ना, वो बाय मिस्टेक इंक्लूड हो जाते हैं, वो एक्चुअली लायबिलिटी नहीं है पर बाय मिस्टेक इंक्लूड हो जाता है, तो उसको एक्सक्लूड करवा रहे हैं। एंड देन आईसीएआई का एमसीक्यू बुक ले लो। ऑलराइट, उसमें केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो का वो ले लो, उसमें केस स्टडी 14.4 में क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो लुक एट दिस 14.4 इन द केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो। इसका अगर आपको राइट आंसर आ गया, वो सॉल्व करने का, एक बार ये देख लेने का, बात खत्म। करेक्ट, आपका एसएलआर कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया। ओके, और आपके पास कंप्यूटर भी है, ऑलराइट, आपको यूज करना भी आता है, तो थोड़ा कंट्रोल एफ करके डीटीएल, डिमांड टाइम लायबिलिटी, एसएलआर ऐसा सर्च करने का, और एक छोटा एमसीक्यू दूसरा भी है, यू कैन सॉल्व इट, बट दिस इज अ वेरी गुड वन। ऑलराइट, ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, चलो चलो चलो। नाउ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए का डिस्कशन। एनपीए डिस्कशन इज अ वेरी सेंसिटिव डिस्कशन एट फाइनेंशियल लेवल इन ऑडिट ऑफ बैंक्स टॉपिक। नाउ व्हेन इट कम्स टू एनपीए, एकदम फॉर्मूला स्टाइल में पढ़ो। व्हेन इट कम्स टू एनपीए, आई नो दैट आपको काफी सारा पता भी है एनपीए को लेकर, बट वी नीड टू डू इट वेरी नाइसली। एनपीए के केस में आपको दो डिस्कशन पढ़ने हैं। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ असेट एज एनपीए। एक असेट को एनपीए क्लासिफाई कब किया जाता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, when is an asset called as NPA, correct। और दूसरा, impact of NPA on the financial statements। NPA का impact क्या आता है on the financial statements। ऑलराइट, ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक असेट को एनपीए कब कहा जाता है। ऑलराइट, थोड़ा रैपिड फायर राउंड करेंगे। सो एवरीवन, सबको पता है, इफ द इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, तो वो असेट को एनपीए कहा जाता है। ऑलराइट, इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। बट वेट, चलो एक चीज मेरे को फटाफट बताओ, अगर मिस्टर ए ने 4 लोन लिए है एक बैंक से, एक ही बैंक से 4 लोन लिए है, एंड अगर एक लोन में इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो वो एक लोन एनपीए कहा जाता है कि पूरा का पूरा मिस्टर ए एनपीए कहा जाता है? पूरा का पूरा मिस्टर ए एनपीए कहा जाता है। all the four loans are considered as NPA। पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, लुक एट दिस।
असेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज, यानी एक बोरोवर ने अगर मल्टीपल लोन लिए हुए हैं फ्रॉम द सेम बैंक एंड इफ वन ऑफ द लोन में इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days देन ऑल द लोन्स आर क्लासिफाइड एज एनपीए। ऑलराइट, यस यस यस, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, जरा फटाफट फटाफट ध्यान देना प्लीज। चलो, तो ओवरड्यू मोर देन 90 days इज क्लासिफाइड एज एनपीए, ये तो जनरल रूल है, बट कुछ कुछ exceptional discussions bhi hai where we need to focus. All right, everyone over here, agricultural advances. Agricultural advances yani loan taken for crop cultivation. Loan taken for crop cultivation. Crop cultivation के लिए लिया गया loan. All right, now listen to me. ये देखना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन दे आपको कि लोन कौन से क्रॉप के लिए लिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। सो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप को मैं एलडीसी कर देता हूं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को एचडीसी कर देता हूं। ऑलराइट, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं? जिनका क्रॉप सीजन इज मोर देन 1 year। ऑलराइट, पर सर क्रॉप सीजन का मतलब क्या है? ये देखो, इधर इधर सीड सो किया एंड इधर उसको हार्वेस्ट किया। ये क्या है सर? सीड सो, उगाने से उखाड़ने तक। ऑलराइट, आई कैन नॉट गो मोर डाउन देन दिस। सो अगर सीड सोन से लेके हार्वेस्टिंग, इफ द पीरियड इज मोर देन 1 year, then it is called as long duration crop. All right, ये हो गया period up to harvesting, उगाने से उखाड़ने तक। If the period up to harvesting is more than 1 year, then it is a long duration crop. If it is within 1 year, then it will be a short duration crop. सर ये क्यों जानना जरूरी है? और सर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ऐसे देखते बैठते कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन है? अरे नहीं 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 नहीं, हर एक स्टेट का एक स्टेट लेवल बैंकर कमिटी है जो लिस्ट दे देता है कि कौन से क्रॉप्स लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है और कौन से क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, इट विल बी मार्क्ड एज एनपीए अगर उनका इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में पूरा एक क्रॉप सीजन वेट करेंगे आफ्टर योर इंस्टॉलमेंट डेट, उसके बाद भी अगर पैसा नहीं आया देन यू विल बी टैग्ड एज एनपीए। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में जिसका क्रॉप सीजन इज लेस देन 1 year, विद इन 1 year, तो दे विल वेट फॉर 2 क्रॉप सीजंस। इंस्टॉलमेंट डेट खत्म हो जाने के बाद दे विल वेट फॉर 2 क्रॉप सीजंस एंड अभी भी अगर पैसा नहीं आया देन दे विल मार्क यू एज एनपीए। ये क्रॉप सीजन का डिसीजन कौन लेता है? बाय स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी ऑफ ईच स्टेट। बट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट नेचुरल कैलामिटीज के केस में फार्मर्स को काफी नुकसान होता है। फार्मर्स हैव टू सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज के केस में एक्सेप्शन दिया जा सकता है एंड बैंक्स कैन रीस्ट्रक्चर द लोन्स इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। ऑलराइट, सो एग्रीकल्चरल एडवांसेस वी आर डन विद दिस। नेचुरल कैलामिटी का एक्सेप्शन भी आपको बता दिया। ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर, पहले जो इजी है ना उसको खत्म कर रहा हूं मैं। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, वेरी सिंपल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है एडवांसेस का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है एडवांसेस का, इवन इफ इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days, इवन इफ इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days, बट अगर एडवांस इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको एनपीए मार्क करने का नहीं। फॉर असेट क्लासिफिकेशन, नॉट फॉर इनकम रिकॉग्निशन। अरे सर ये क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, इसलिए बोल रहा हूं अभी थोड़ा स्लो जाऊंगा। इधर देखो, जब भी एक असेट एनपीए क्लासिफाई होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट क्या आता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अगर लोन ₹100 का है एंड इंटरेस्ट उसके ऊपर 10 रुपए का है जो रियलाइज नहीं हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट क्या आता है? 2 इंपैक्ट आते हैं। अभी इंग्लिश बोलना चालू करो। असेट प्रोविजनिंग एंड रिवर्सल ऑफ इनकम बुक्ड बट नॉट रियलाइज्ड। जब भी कोई असेट को एनपीए टैग किया जाता है तो 2 इंपैक्ट आते हैं। एक है असेट प्रोविजनिंग एंड रिवर्सल ऑफ इनकम बुक्ड बट नॉट रियलाइज्ड, यानी ये जो 100 रुपीज है इसके ऊपर कुछ परसेंटेज प्रोविजन क्रिएट होगा। वो कितना परसेंटेज प्रोविजन क्रिएट होगा वो आरबीआई गाइडलाइंस में वो बताता हूं, प्लीज वेट। ऑलराइट, लेकिन ये जो 10 रुपीज है विच इज इंटरेस्ट बुक्ड बट नॉट रियलाइज्ड, इसको पूरा का पूरा रिवर्स किया जाएगा, पूरा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा एंड फर्दर इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट बेसिस। ऑलराइट, तो थोड़ा इंग्लिश में बोलो अभी। व्हेनेवर एन असेट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, there are 2 impacts on the financial statements. One is asset provisioning and second one is reversal of income booked but not realized. Okay, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है कोई एडवांस का, इवन इफ इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days, तो वो लोन को असेट प्रोविजनिंग के लिए एनपीए नहीं मानेंगे, यानी उसको स्टैंडर्ड असेट ही रखेंगे। हावेवर इनकम रिवर्सल जो है, इनकम बुक्ड बट नॉट रियलाइज्ड का जो रिवर्सल है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इवन इफ एडवांस इज गारंटीड बाय मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट।
Look at this, everyone over here. Central government guaranteed advances where the guarantee is not cancelled would be classified as standard assets but regarded as NPA for income recognition purposes. It means unrealized income must be reversed, but provision on the amount of asset will be done considering it as a standard asset. All right, this is one of their favorite MCQ as well as case study based question. और ये वाला भी जो एक्सेप्शन है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के लिए नहीं है, तो कटवा के मत आना अपना मार्क्स. ऑलराइट, अगर वो लोग स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस बोलते हैं तो प्लीज बी केयरफुल, दिस एक्सेप्शन इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस. यस सर, यस सर, यस सर. फटाफट हम लोग मार्क्स ले रहे हैं. नाउ एवरीवन ओवर हियर. सबसे फेवरेट है उनका जो नवंबर 22 आरटीपी में भी है. सुपर क्वेश्चन है नवंबर 22 आरटीपी. इसके बाद अगर आपको वो देखना है तो वो भी देख सकते हो. आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 19 इन नवंबर 22 आरटीपी. तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स. चलो फटाफट. कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स क्या होता है? कैन आई से दीज आर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है जो करंट अकाउंट के अगेंस्ट मिलता है. यस सर, यस सर, यस सर. ओके, अब ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करंट अकाउंट के अगेंस्ट मिलता है, अब इसका आपका एक ड्रॉइंग पावर फिक्स होता है, बोरोवर का एक ड्रॉइंग पावर फिक्स किया जाता है. यस सर. ये ड्रॉइंग पावर बोरोवर का कौन से बेसिस पे फिक्स किया जाता है? करंट एसेट के बेसिस पे. करंट एसेट के बेसिस पे ड्रॉइंग पावर फिक्स किया जाता है. तो आपको एनपीए कब कहा जाता है? व्हेन आर यू कॉल्ड एज एनपीए? और भी बहुत कुछ बताना है इसके बारे में, पर पहले एनपीए का डिस्कशन कर लेते हैं. इन केस ऑफ सीसीओडी अकाउंट आपको एनपीए कब कहा जाता है? व्हेन योर अमाउंट विड्रॉन exceeds the drawing power or sanction limit. Sir, drawing power is DP, drawing power, and SL is sanction limit. सर ये दोनों का डिफरेंस बताओगे? अब ये ब्रह्मास्त्र रिवीजन में डिफिकल्ट है सब कुछ कवर करना, पर फटाफट बोल देता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक जो ट्रेडर होता है, कोई भी आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को सोचो, वो बैंक से कितना सारा फैसिलिटीज लेता है, सीसीओडी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज. तो टोटल बैंक टोटल एक्सपोजर कितना लेना चाहता है वो बोरोवर के अगेंस्ट? वो होता है सैंक्शन लिमिट. लेकिन सीसीओडी अकाउंट में कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर पाओगे? सीसीओडी अकाउंट के नाम पे कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर पाओगे? वो है ड्रॉइंग पावर. ऑलराइट, एंड ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन वगैरह इंटरेस्ट की बुक में भी है, बट मैं अभी उतना डिटेल में यहां पे नहीं जा रहा हूं. नाउ लिसन टू मी. अमाउंट विड्रॉन इफ इट एक्सीड्स ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट, एंड अगर ये सिचुएशन रिमेन्स फॉर मोर देन 90 days, then in that case you will be tagged as NPA. But let us say कि आपका जो amount withdrawn है, it is within the drawing power or sanction limit. लेकिन आपके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है कि बैंक अपना इंटरेस्ट रिकवर कर सके. So the credits in your account are less than the interest charged by the bank. यानी कि बैंक इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, एंड इफ दिस सिचुएशन रिमेन्स फॉर मोर देन 90 days, देन इन दैट केस यू विल बी टैग्ड एज एनपीए. तो सीसीओडी में दो चीज पे फोकस करोगे. अगर अमाउंट विड्रॉन exceeds drawing power sanction limit, amount withdrawn exceeds drawing power or sanction limit remains for more than 90 days, you tag it as NPA. Amount withdrawn within drawing power sanction limit है, लेकिन credits are not enough to cover the interest charge. One more time English बोलो अभी. Credits are not enough to cover the interest charge. All right. And if that situation remains for more than 90 days, then also you will tag it as NPA. All right. Now listen to me. Wait. ये तो सिर्फ शुरुआत था इसका. अब इसमें आपकी क्या-क्या बैंड बजा सकते हैं. एक मस्त पॉइंट पढ़ाता हूं. Please come to 11.5 accounts with temporary deficiencies. One of their favorite for case study based question. थोड़ा बिजनेस समझना पड़ेगा. जो सीसीओडी अकाउंट्स वगैरह लेके बैठते हैं उनको एवरी थ्री मंथ्स स्टॉक स्टेटमेंट, करंट असेट स्टेटमेंट देने पड़ते हैं बैंक को. एंड बेस्ड अपॉन दोस करंट असेट और स्टॉक स्टेटमेंट बैंक जो है वो उनका ड्रॉइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट्स वगैरह रिवाइज करता रहता है. सो क्या होता है काफी बार दैट बोरोवर जो है वो बैंक को अपना एक स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर पाया बिकॉज ऑडिटर का डेथ हो गया, उसके ऑडिटर का डेथ हो गया, एंड दैट इज व्हाई ऑडिटेड स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट नहीं कर पाया. या लेट अस से बैंक के एम्प्लॉयज के ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, बैंक के एम्प्लॉयज के ऑपरेशनल रीजंस की वजह से ड्रॉइंग पावर को रिन्यू नहीं किया गया. लेकिन जो बोरोवर है उससे पैसे आ रहे हैं, बोरोवर के इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं. तो डोंट यू थिंक कि इसमें खाली एक टेम्पररी प्रॉब्लम हुआ है.
अब इसमें आप उसको एनपीए नहीं बोल सकते। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, ये सिर्फ एग्जांपल से समझेगा वो लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे। लेट अस से दैट ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q3 एंड ये Q4। लेट अस से दैट फर्स्ट क्वार्टर में डिफॉल्ट हुआ, सीसीओडी के पेमेंट्स में फर्स्ट क्वार्टर में डिफॉल्ट हुआ। लेट अस से सेकंड क्वार्टर में डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा था, तो मोर देन 90 डेज तो यार इन्होंने ओवरड्यू कर दिया, तो चलो एनपीए में टेम्पररी चला गया। बट Q3 एंड Q4 में रेगुलर पेमेंट्स आने लगे, रेगुलर रीपेमेंट्स आने लगे, एंड अकाउंट परफॉर्मिंग हो गया, अकाउंट परफॉर्मिंग हो गया। तो समझो अगर ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो क्या आप उसको बैलेंस शीट डेट पे एनपीए बोलोगे? नहीं। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट ड्यूरिंग द ईयर एक दो क्वार्टर के लिए टेम्पररी डेफिशिएंसी थी। सो टेम्पररी डेफिशिएंसी के एग्जांपल 1 और 2 क्वार्टर्स में डेफिशिएंसी, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया उसकी डेफिशिएंसी, ऑलराइट, या तो कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम जिसकी वजह से ड्राइंग पावर की लिमिट्स रिन्यू नहीं हो पाई। हाउएवर अगर अकाउंट परफॉर्मिंग है, बैलेंस शीट डेट पे एनालिसिस करो, अगर लास्ट 90 डेज 100 डेज में अगर अकाउंट परफॉर्मिंग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह टाइम टू टाइम आ रहे, तो यू कैन इग्नोर सच टेम्पररी डेफिशिएंसीज। एंड इसका मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसका, बी केयरफुल, अकाउंट्स विद टेम्पररी डेफिशिएंसीज। सो अब आप ये पढ़ोगे तो आपको फटाफट ये समझ जाएगा। हाँ, लेकिन मॉड्यूल एक चीज पे बहुत क्लियर है, दैट मैक्सिमम वंस इन 3 मंथ्स तो एटलीस्ट स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह मिल जाने चाहिए, ऑलराइट। एंड 3 मंथ्स के बियॉन्ड अगर स्टॉक स्टेटमेंट्स नहीं मिले हैं तो इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली आने चाहिए। ओनली एक्सेप्शनल केसेस में टेम्पररी डेफिशिएंसी माना जाएगा, जैसे कि ऑडिटर का डेथ हो गया, ऐसा कुछ है तो, ऑलराइट। बट अगर आप ये रीड करोगे, मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन नथिंग मोर देन दैट, बस इसका नॉलेज होना आपको जरूरी है। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखो, लिमिट्स नॉट रिव्यूड, ये एक्चुअली ये दोनों कंबाइन करके भी है मॉड्यूल क्वेश्चन। लिसन टू मी एवरीवन, लेट अस से 1 सितंबर 2018 को आपको एक सीसीओडी लिमिट वगैरह सैंक्शन किया गया, या मैं ऐसे बोल देता हूं सैंक्शन लिमिट दिया आपको, जितने भी टोटल आपको ट्रेड में फाइनेंसिस चाहिए उसके लिए एक सैंक्शन लिमिट फिक्स किया गया। और जब भी आपका सैंक्शन लिमिट फिक्स करते हैं ना, तो उसमें लिख के देते हैं दैट दिस लिमिट विल बी रिन्यूड, दिस लिमिट विल बी रिन्यूड, और एक ड्यू डेट दे देते हैं 1 सितंबर 2019 को, 1 सितंबर 2019 को देयर इज दिस ड्यू डेट ऑफ रिन्यूइंग द लिमिट्स। यानी सैंक्शन लिमिट लेटर से आपका 100 करोड़ का सैंक्शन किया कि टोटल 100 करोड़ के आपके ट्रेड फाइनेंसिस बैंक करेगा, एंड बैंक ने लिखा दैट आपके लिमिट को रिन्यू किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा 1 सितंबर 2019 को, करेक्ट। अच्छा, ड्राइंग पावर तो एवरी 3 मंथ्स रिव्यू होता है, तो लेकिन टोटल जो आपके अगेंस्ट जो टोटल एक्सपोजर लेना है उसका एनुअल रिव्यू होता है। तो 1 सितंबर 2018 को सैंक्शन लिमिट सैंक्शन किया 100 करोड़ का, आपको बोला गया 1 सितंबर 2019 को आपका लिमिट रिव्यू किया जाएगा। बट काफी बार क्या होता है कि रिव्यू नहीं होता है, या कुछ डॉक्यूमेंट में तकलीफ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो यहां से लेके 180 डेज तक, यहां से लेके 180 डेज तक सेम लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है, सेम लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है, सेम लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड भी अगर रिव्यू नहीं किया गया लिमिट को, देन इट विल बी टैग्ड एज एनपीए। सो वन मोर टाइम, जब भी आपके लिमिट्स सैंक्शन किए जाते हैं कि बैंक टोटल एक्सपोजर कितना लेगा आपके अगेंस्ट, तो उसका एक ड्यू डेट दिया जाता है कि ये डेट पे वो लिमिट को रिव्यू किया जाएगा। वो ड्यू डेट पे अगर वो लिमिट को रिव्यू करके नया लिमिट वो लोग सेट नहीं करते हैं, देन स्टिल द सेम लिमिट कैन बी कंटिन्यूड फॉर 180 डेज। हाउएवर 180 डेज के अंदर भी अगर पूरा रिव्यू प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, देन इन दैट केस फ्रॉम द 181st डे यू विल बी टैग्ड एज एनपीए। अगेन अगर कुछ एक्सेप्शनल चीज हो गई कि ऑडिटर मर गया एंड डेटा अवेलेबल नहीं था एंड ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट सबमिट नहीं हो पाए, बट अकाउंट परफॉर्मिंग है, देन यू कैन टेक अ स्टैंड ऑफ टेम्पररी डेफिशिएंसीज। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस अबाउट दिस लिमिट नॉट रिव्यूड। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। देन वापस मैं आपको पूरा सीसीओडी का बता देता हूं। तो सीसीओडी में ध्यान रखना, ये अमाउंट विड्रॉन एक्सीडिंग ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट। किसी को अगर डाउट आए कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार ड्राइंग पावर फिक्स कर दिया तो अमाउंट विड्रॉ उससे एक्सीड कैसे हो सकता है? अरे होता है, आपको पता है बिजनेस में एडजस्टमेंट चलते हैं। बैंक है ना, बैंक वो थोड़ा टेम्पररी 20% मोर देन ड्राइंग पावर भी आपको लिमिट्स दे देता है, टेम्पररी एक्सटेंशन देता है लिमिट का। अंडरस्टूड दिस? तो ऐसा हो सकता है कि अमाउंट विड्रॉन एक्सीड ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट, एंड अगर ये सिचुएशन मोर देन 90 डेज रहा तो एनपीए। फॉर्मूला सेट करो, अमाउंट विड्रॉन एक्सीड ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट, अगर ये सिचुएशन मोर देन 90 डेज रहा तो एनपीए। अमाउंट विड्रॉन इज विद इन द ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट,
लेकिन the credits are not enough to cover the interest charge, and if that situation remains for more than 90 days, then in that case it will be tagged as NPA. पर ये सिचुएशन का नॉर्मल में बैलेंस शीट डेट पे एनालिसिस करते हैं. अगर बीच में 1-2 क्वार्टर में टेम्पररी डेफिशिएंसी हुआ, then we can ignore it. अगर स्टेटमेंट सबमिशन की वजह से कोई टेम्पररी डेफिशिएंसी हुआ, and if there are valid reasons, we can ignore it. All right. And overall जो borrower के अगेंस्ट सैंक्शन लिमिट होता है, वो सैंक्शन लिमिट टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है. वो जो रिन्यूअल का डेट होता है, उससे मैक्सिमम 180 डेज तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. अगर फिर भी रिन्यूअल नहीं हुआ, then it will be tagged as NPA. I want a confirmation. Is everyone through with this? Yes or no, sir? Yes, sir. तो CCOD is something that they will try to test. और मैं आपको बोल रहा हूं, नवंबर 22 RTP का क्वेश्चन कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं. CCOD का क्लासिक क्वेश्चन है उसके अंदर. All right, and I have my video also on that. पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको ये सारे पॉइंट्स पे. बाकी ये एग्रीकल्चर एडवांस, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, ये सब तो एकदम फालतू पॉइंट्स है, आपको अच्छे से याद रह जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. All right, now everyone over here. Advances under consortium. बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, ये 4 बैंक मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जब लोन देते हैं तो इसको बोलते हैं कंसोर्शियम अरेंजमेंट. ग्रुप ऑफ बैंक्स गिविंग लोन. अब लेट अस से बैंक 1 का 40% एक्सपोजर है, बैंक 2, 3 एंड 4 का 20% ईच एक्सपोजर है. तो बैंक 1 कौन हुआ? लीड बैंक. तो काफी बार क्या होता है, जो लीड बैंक होता है ना, इसका सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू कोऑर्डिनेट विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो ये जो लीड बैंक है ना, वो बैंक 2, 3 एंड 4 को बोल देता है, अरे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इंस्टॉलमेंट्स आ रहा है, एकदम परफॉर्मिंग है, आप टेंशन मत लो, एनपीए टैग मत करो उसको. अरे बट एवरी बैंक हैज टू गो विद इट्स ओन एक्सपीरियंस. अगर बैंक 2 को उसका इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, देन बैंक 2 में टैग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज एनपीए. ऑलराइट. एंड उसमें वही उन्होंने सीसीओडी का एक केस स्टडी पूछा हुआ है, जो बहुत ईजी है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे. देन ये ध्यान रखना, अगर कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो पूरा साल एनपीए रहते हैं लेकिन बैलेंस शीट डेट पे उनसे रिकवरी आता है, देन बहुत हाई चांसेस है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है उसमें, एंड ये जेन्युइन सोर्सेस ऑफ फंड से रिकवरी नहीं आ रहा है. Then in that case, if there are accounts which are regularized near balance sheet date, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जेन्युइन सोर्सेस ऑफ फंड से रिपेमेंट तो आ रहा है ना. अगर जेन्युइन सोर्सेस ऑफ फंड से रिपेमेंट आ रहा है तो ठीक है, यू कैन अलाउ द बैंक टू अपग्रेड इट फ्रॉम सबस्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड एंड स्टफ, इट इज फाइन. लेकिन अगर जेन्युइन सोर्सेस ऑफ फंड से रिपेमेंट नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू आस्क द बैंक टू कंटिन्यू टू टैग इट एज एनपीए. ऑलराइट. तो ये सब है ना, एक्चुअली ये सब फाइनेंशियल लेवल के एडजस्टमेंट है. ऑलराइट, व्हिच दे विल आस्क इन द क्वेश्चंस. तो इतना मेरा नोट्स कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, नवंबर 22 आरटीपी का पॉइंट कर लो, तो आपका जो फाइनेंशियल लेवल का ट्रैप है वो हो जाएगा. ऑलराइट, एवरीवन ओवर हियर. इनकम रिकॉग्निशन ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको कि एक बार अगर एनपीए हो गया तो इंटरेस्ट बुक्ड बट नॉट रियलाइज्ड मस्ट बी फुल्ली रिवर्स्ड, फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर एंड फर्दर इनकम ऑन रिसीट बेसिस. अब आप मानोगे इनकम रिकॉग्निशन में 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन आता है, बोलो. फिर आपको ये भी बोलना है कि भाई ये इनकम रिकॉग्निशन का जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, उसमें भी कोई एग्जेम्पशन एक्सेप्शन नहीं है. लेकिन एवरीवन, ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस कैन बी एमसीक्यू. मैं सिंपल आपको बोल देता हूं. लेट अस से ए है, उसने बैंक के पास एफडी रखा हुआ है और वो ही बैंक से लोन लिया हुआ है. लोन हैज बीन टेकन अगेंस्ट एफडी. अगर ये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों अगर विद इन एफडी अमाउंट है, यानी बैंक से जो लोन लिया उसका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो बैंक को पे करना है वो पूरा एफडी के अगेंस्ट फुल्ली सिक्योर्ड है, देन टेल मी समथिंग. अगर मिस्टर ए बैंक को ये लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे करना बंद भी कर देता है, स्टिल कैन आई से बैंक कैन स्टिल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस. रिसीट बेसिस पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बैंक के पास एक स्टैट्यूटरी राइट है कि वो ये लोन का जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है एफडी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है. यस और नो सर? यस सर, यस सर. बस तो यही समझाया उन्होंने. इनकम कैन बी बुक्ड ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल. अब टर्म डिपॉजिट्स में उन्होंने और भी डिपॉजिट्स का नाम लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लाइफ पॉलिसीज, ये सब डिपॉजिट्स है जो आपका बैंक के पास रहता है. सो इनकम कैन बी बुक्ड ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट इवन इफ द बोरोवर स्टॉप्स पेइंग द इंस्टॉलमेंट. यस सर, यस सर, यस सर. और चलो भाई, ये असेट प्रोविजनिंग तो सबको पता है, पर फिर भी एक बार कर लेते हैं. चलो फटाफट. अगर यहां पे एनपीए टैग हुआ, यहां पे अगर एनपीए टैग हुआ तो 12 मंथ्स तक सब स्टैंडर्ड एसेट में रहता है. उसके बाद D1 कैटेगरी में आ जाता है 12 मंथ्स तक. डाउटफुल का फर्स्ट कैटेगरी, डाउटफुल अप टू 1 ईयर. देन नेक्स्ट 24 मंथ्स D2 कैटेगरी में रहता है. डाउटफुल मोर देन 1 ईयर अप टू 3 इयर्स. कम ऑन, इंटर से लेवल है ये, करेक्ट. एंड देन D3 कैटेगरी, ऑलराइट, डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स.
तो ये 12 + 24 36 हो गया, तो ये हो गया डाउटफुल मोर देन 3 years। यस यस। अब इसका परसेंटेज प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा? अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो जो सिक्योर्ड पार्ट है उसका 15% प्रोविजन ऑन द अमाउंट ऑफ एसेट, इनकम तो पूरा रिवर्स होगा, एंड जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसका 25%। ऑलराइट, लुक एट दिस, इधर प्रोविजन दिया, फटाफट देख लो। सिक्योर्ड 15, अनसिक्योर्ड 25। डाउटफुल कैटेगरी में D1 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 सिक्योर्ड रहेगा तो लुक एट दिस, सिक्योर्ड रहेगा तो 25%, D2 में सिक्योर्ड रहेगा तो 40%, D3 में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड फर्क नहीं पड़ता 100%, एंड D1 D2 में अगर अनसिक्योर्ड रहेगा तो सीधा 100%। ऑलराइट, एंड अगर यस सर ये याद रखना है, ऑफ कोर्स याद रखना है ऑफ कोर्स याद रखना है, वेट अभी बॉम्ब फोड़ता हूं। लिसन, लॉस एसेट डाउटफुल मोर देन 3 years या वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड, दे आर जस्ट कंसीडर्ड एज लॉस एसेट, उसमें तो 100% प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। अब ये वाला इजी है, लेकिन आपको मेन काम क्या करना है पता है? यू नीड टू कंपेयर इट विथ ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। माय गॉड, बिकॉज एनबीएफसी में सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एंड लॉस एसेट का क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट है एंड प्रोविजनिंग भी डिफरेंट है। तो वो लोग आपके साथ 10 मार्क का इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में क्या कर सकते हैं? इफ आई एम द पेपर सेटर आई मे ट्राई दिस, ऑलराइट, कि मैं आपको पूरा बोरोवर का डिटेल दे दूंगा, उसने बैंक से कितना लोन लिया है, एनबीएफसी से कितना लोन लिया है, डिफॉल्ट क्या हुआ है, इसको सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस में क्लासिफाई करो एंड आप परसेंटेजेस डिसाइड करो कितना प्रोविजन क्रिएट होना चाहिए। ऑलराइट, एंड दैट इज द रीजन दैट ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के साथ कंपेयर करना है। लेट मी टेल यू, ये सब स्कोरिंग है, हेट्रेड मत रखो मन में। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ पढ़ के कमर टूट जाती है आपकी, फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। ऑल्दो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू कॉन्फिडेंट, पर एटलीस्ट ये सब में जहां पे आपको एनकैश होके मार्क्स मिल रहा है वो तो पढ़ लो। हाँ, टैक्स में क्या करते हो, अलग अलग प्रोविजन ले, एटी सीसीडी ने, बीडीडी ने, पुट्टू ने सब कुछ बाइट कर लेते हो। एफएम में क्या पूछते हो कि सर डिवाइड बाय 360 डेज करना है कि 365 डेज करना है, सर राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक करना है कि 4 डिजिट तक करना है। मतलब वो सब्जेक्ट में इतना डिटेल में जाते हो और मेरे सब्जेक्ट को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। क्या हम लोग क्या 20 मार्क का मुंह दिखाइए? क्या हम लोग का भी 100 मार्क का सब्जेक्ट है? So please ensure that you are comparing this with audit of NBFC का notes. Yes sir, yes sir. All right. How's the Josh? Low sir. All right. 11.4. Accounts where there is erosion in the value of security. Accounts where there is erosion in the value of security बहुत ही self explanatory चीज है, मैं आपको फटाफट बोल देता हूँ। समझो कि आपका लोन अमाउंट ₹100 का है एंड सिक्योरिटी का अमाउंट 150 का है। ऑलराइट, एंड आपने डिफॉल्ट कर दिया इन द रीपेमेंट ऑफ लोन। ऑलराइट, यू हैव डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन। तो क्या होता है, आपका एक इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन अगर जब हुआ और पता चला दैट सिक्योरिटी वैल्यू, आपका करंट सिक्योरिटी वैल्यू है 70 रुपीज, मतलब आपने ओवर वैल्यूएशन करके सबमिट किया था पहले, योर सिक्योरिटी वैल्यू इज करंटली लेस देन 50% ऑफ व्हाट यू हैड सबमिटेड अर्लियर। तो आपका डिफॉल्ट हुआ ना, तो आपको सीधा सब स्टैंडर्ड एसेट में नहीं डालेंगे, सीधा डाउटफुल एसेट में डाल देंगे। दे विल जस्ट पुट यू अंडर डाउटफुल एसेट because आपका current security value is less than 50% of the value assessed earlier. दूसरा केस, अगर आपका current security value is less than 10% of the loan amount, समझो आपका security value 7 रुपीस है और आपका लोन अमाउंट क्या था 100 रुपीस, 100 का 10% क्या है 10 रुपीस। ऑलराइट, तो 7 रुपीस इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, तो सीधा लॉस कैटेगरी में डाल देंगे। यानी यहां पे सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस ऐसा स्टेप वाइज नहीं जाएंगे। ऑलराइट, एंड दे विल स्ट्रेट अवे पुट यू अंडर लॉस एसेट कैटेगरी। आप फाइनल सी का मॉड्यूल देख लो, पॉइंट नहीं मिलेगा ये, क्यों? बिकॉज ये इंटर सी मॉड्यूल का पॉइंट है। हाउएवर दे कैन आस्क यू एट फाइनल सी लेवल। ऑलराइट, देन एवरीवन ओवर हियर रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस। तो वो लोग आपके पास जब पैसे नहीं होते हैं या कुछ स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अप्लाई करते हो बैंक के लिए कि भाई बैंक थोड़ा कंसेशन दे दो, थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, या तो इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करते हैं, थोड़ा रिड्यूस करते हैं, या तो क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड करके दे देते हैं, या आपको एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज कुछ सैंक्शन करते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग, व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग, वो सबको पता है। फाइनल से लेवल पे हो आप, व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग वो सबको पता है। थोड़ा इसमें से रीड कर लो, थोड़ा यहाँ पे अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुआ देन आल्सो इट इज फाइन। हाउएवर प्लीज बी केयरफुल। एमसीक्यू, बैंक्स में रीस्ट्रक्चर द अकाउंट्स क्लासिफाइड अंडर स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट कैटेगरी, यानी कि जो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल की कैटेगरी में है, ओनली दोज अकाउंट्स कैन बी रीस्ट्रक्चर्ड। यानी लॉस एसेट कैटेगरी में एक बार अगर चला गया देन दोज अकाउंट्स आर नॉट अलाउड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। एमसीक्यू, ऑलराइट। बैंक्स कैन नॉट रीस्ट्रक्चर द अकाउंट्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी जो भी आपको कंसेशन दिए जाएंगे, इट विल बी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
इट विल बी फ्रॉम द करंट डेट, बैक डेटेड नहीं मिलेगा। यानी सपोज आपका इंटरेस्ट रेट 8% का 6% कर दिया, तो बैक डेटेड नहीं करेंगे कि जब से लोन स्टार्ट हुआ था तब से 6%, नहीं 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 नहीं, इट विल बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अगेन एमसीक्यू। ऑलराइट, दूसरा मेरी बात सुनो, जब स्टैंडर्ड असेट का रीस्ट्रक्चरिंग होता है तो स्टैंडर्ड असेट को दे विल कन्वर्ट इनटू सबस्टैंडर्ड असेट। बैंक हैज टू डाउनग्रेड स्टैंडर्ड असेट टू सबस्टैंडर्ड असेट, बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग हुआ मतलब कुछ ना कुछ वीकनेस तो है। लेकिन समझो अगर सबस्टैंडर्ड असेट का रीस्ट्रक्चरिंग होता है तो सबस्टैंडर्ड असेट ही रहेगा। तो आप ऐसा बायट मत कर लो कि एक लेवल नीचे डाउनग्रेड कर देना। स्टैंडर्ड व्हेन इट विल बी रीस्ट्रक्चर्ड इट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड टू सबस्टैंडर्ड असेट। However, if substandard asset is restructured, it will remain in the same category. All right? कहां पे लिखा है? ये रहा MCQ। तो 3 MCQ के क्वेश्चन पॉसिबल है फ्रॉम द रीस्ट्रक्चरिंग पार्ट, बाकी तो थियरी इज ओके, यू कैन राइट इट। ऑलराइट, अपवर्ड रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती, नहीं अपवर्ड तो हो ही नहीं सकता, सब स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में डाल देंगे, अपग्रेड कर देंगे जस्ट बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, वो तो होगा ही नहीं। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, सो एवरीवन आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको एनपीए का नोट्स भी मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे। ओके, तो सुनो, आपका जो बैंक ऑडिट का चैप्टर है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एंटरटेनमेंट नो, फर्स्ट एकदम थियरी क्वेश्चंस, हाँ, बैंक का फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वैसे क्वेश्चंस। दूसरे स्टैंडर्ड्स ऑन एक थियरी क्वेश्चंस में 2 एकदम बीकॉम वाले क्वेश्चन और स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन। करेक्ट, स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन का स्मार्टली कैसे आंसर करना है, थियरी क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, आपने सब कोड वर्ड वगैरह सब देखा। दूसरा टेक्निकल प्रोविजंस, सीआरआर, एसएलआर, एनपीए, सीआरआर, एसएलआर, एनपीए, टेक्निकल प्रोविजंस। करेक्ट, एंड देन तीसरा आ जाओ जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्होंने पूछे पास्ट में। सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जहां पे वो लोग आपको बैंक का कोई भी बिजनेस दे देंगे और बोलेंगे, स्मार्टली जरा सुन लो तो पता चल जाएगा, इंटरनल कंट्रोल इन डैश एरिया। बैंक का कोई भी बिजनेस दे देंगे एंड बोलेंगे ये बिजनेस के एरिया में क्या इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड एरिया ऑफ द बैंक, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन। क्रेडिट कार्ड एरिया का अगर इंटरनल कंट्रोल्स का क्वेश्चन आता है तो भाई सुन, इंटरनल कंट्रोल्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं करनी होती है, बिजनेस प्रोसीजर की बात करनी होती है। अब क्रेडिट कार्ड को इमेजिन करो, पूरा क्रेडिट कार्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन कि भाई एप्लीकेशन आता है, उसका स्क्रीनिंग होता है, क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे लिमिट डिसाइड होता है, कार्ड इशू होता है, देन जो कस्टमर है कार्ड को यूज करता है तो ट्रेडर के साथ कंफर्मेशन बैंक का सेटअप होना चाहिए, कस्टमर को प्रॉम्प्ट मैसेजेस आने चाहिए, रिकवरी आनी चाहिए। ये सब में एक एक पॉइंट लिखते जाने का, बोलने का इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। So what you have to do is just think about the whole business area, पूरा बिजनेस के बारे में सोचो, उसको 8 से 9 पॉइंट में डिवाइड करो और बोलो इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अब नॉर्मल कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स क्या है? कोई भी एरिया दिया रहेगा उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, सैंक्शनिंग होना चाहिए। अरे यार कम ऑन, यू कैन स्कोर मार्क्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब सुनो मेरी बात, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब ये बैंक के बिजनेसेस है, ऑलराइट, ये सब बैंक का बिजनेस है, ये सब बैंक का बिजनेस है। ओके ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस है उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है। आपको क्या करना है, ये बैंक का बिजनेस आपको पता होना चाहिए, या तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, इंटरनेट का सहारा लेना है तो वो भी ले सकते हो, तीसरा ऑप्शन भी देता हूं, सुनो देता हूं, मस्त ऑप्शन देता हूं, बिजनेस पता होना चाहिए। बट आपको ना कोई भी 2 to 3 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं फ्रॉम ईच एरिया, एंड यू विल हैव टू प्रॉमिस कि वो 2 से 3 पॉइंट तो आप बाय हार्ट करके ही जाओगे। ऑलराइट, ये टॉपर के वर्ड्स है, मैं बोल रहा था ना ऋतिक सिंह यूज कोड 77, आप देख लो, मेरा वीडियो है पूरा स्ट्रेटेजी का उसका, ये उसके वर्ड्स है कि सर ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसमें 2 से 3 पॉइंट बाय हार्ट किए, 2 पॉइंट बाय हार्ट किए, बिकॉज थोड़ा तो सर मुझे खुद के पे आई ट्रस्टेड माई सेल्फ ऑल्सो दैट आई विल बी एबल टू राइट सम पॉइंट्स, बट 2 to 3 पॉइंट्स ऐसे बाय हार्ट किए जो सजेस्ट आंसर टैली हो जाए। ऑलराइट, अब जो भी इंस्टीट्यूट को लेके एग्जामिनर्स को अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो अभी तुरंत तो नवंबर अटेम्प्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑलराइट, बट अभी भी चेकिंग तो वैसे ही चलने वाला है, तो यू हैव टू एंश्योर दैट 2 to 3 पॉइंट्स बाय हार्ट करके आप अपने वर्क का लोड भी कम कर दो एंड आप मार्क्स बाय हार्ट, आई मीन मार्क्स को भी स्कोर कर लो। दैट इज हाउ यू विल डू इट। ओके, बट लेट अस से कि आपको लग रहा है कि सर मेरे को ना कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से सर ये बिल्स फॉर कलेक्शन या कंस्टिट्यूएंट्स लेजर, ऑलराइट, ये सब समझ में नहीं आ रहे वर्ड्स, तो मैं काम कर देता हूं,
लिसन टू मी, आप मेरी ऐप में जाना, उसमें बैच 13 करके 1313, ऑलराइट, उसमें जो एक बैंक ऑडिट का मेरा रेगुलर कोर्स का वीडियो है उसको मैं अनलॉक कर देता हूं, जिसमें मैंने ये सब डिस्कशंस किए। तो जिसको भी जो समझ में नहीं आ रहा है वो पॉइंट पढ़ सकता है वहां पे। अब टेल मी, कैश का किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको समझ में आता है। अंडरस्टूड दिस? सो मोबाइल ऐप से आपको दिख जाएगा, एक वीडियो अनलॉक करके रखता हूं थोड़े दिन के लिए, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। अंडरस्टूड दिस? यस यस। बाकी ये नोट्स में से आप दो दो पॉइंट कर लो, देन आल्सो इट इज फाइन। ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर, सिमिलरली एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जब आपको ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स आता है ना, मैं बोल रहा था ना थर्ड कैटेगरी में इंटरनल कंट्रोल इन डैश एरिया एंड देन ऑडिट ऑफ डैश आइटम्स। जब भी आपको ऑडिट ऑफ डैश आइटम्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आपके कुछ फिक्स पॉइंट्स होने चाहिए। एक पॉइंट कि उसको वो आइटम में आप डॉक्यूमेंट क्या वेरीफाई करोगे। सेकेंड पॉइंट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। थर्ड पॉइंट, एक दो पॉइंट उसके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर लिखो। एंड बिकॉज ये बैंक ऑडिट है तो कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस तो लिख ही देने का कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस। ये 4 पॉइंट का अगर आप मिक्सचर रखोगे देन यू विल स्कोर योर मार्क्स। अब बात ये आती है कि आप कितना स्पेसिफिक हो। ऑलराइट, आप कितना स्पेसिफिक हो कोई भी चीज में, करेक्ट। तो डॉक्यूमेंट में जैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करोगे, तो उसके लिए आपको मेरा पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा। फॉर दैट यू विल हैव टू रीड माय पॉइंट्स। ओके, सो अगेन द सेम थिंग, कि अगर कोई आइटम आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, देन इन दैट केस मैं अपना रेगुलर कोर्स का वीडियो अनलॉक करके रखता हूं, वहां से आप देख सकते हो। बिकॉज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मींस यू नीड डिटेल्ड कन्वर्सेशन। डिटेल्ड कन्वर्सेशन कैन नॉट बी पुट इन अ ब्रह्मास्त्र रिवीजन सेशन। ऑलराइट, वेट वेट वेट, मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करा देता हूं इसके। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या पता है, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में आएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स है उस पर बच्चे गलत जाते हैं। ऑलराइट, जैसे इंटरनल कंट्रोल वाला है ना, तो क्लियरिंग्स का एरिया, ये आरबीआई गाइडलाइंस लिखा था ना, क्लियरिंग्स वाला एरिया, ये बच्चे को समझ में नहीं आता बिजनेस का। अरे कुछ नहीं, चेक आता है अंदर और बाहर जाता है, इनवर्ड आउटवर्ड क्लियरिंग। ऑलराइट, एक बार भी अगर बैंकिंग सिस्टम के बारे में सोचा रहेगा तो पता चलेगा, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, पेटीएम कर लो, तो समझ में नहीं आता है। नाउ कंस्टिट्यूएंट्स लेजर, कस्टमर का लेजर, ये एरिया। डिमांड ड्राफ्ट तो मेरे को पता है, बिजनेस इमेजिन कर सकते हो आपने, डिमांड ड्राफ्ट निकाला रहेगा। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस मल्टीपल टाइम आया एग्जाम में, पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करूंगा, मेरे को पता है बच्चे लिख सकते हैं क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस में। ऑलराइट, अगेन ये क्लियरिंग्स के ऊपर और एक पैराग्राफ। देन ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स में बैंक का क्या बैलेंस है आरबीआई के पास, दूसरे बैंक के पास क्या बैलेंस है, अरे वो तो नॉर्मली कोई भी बैंक ऑडिट करते हो सब। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, दीज आर जस्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये ध्यान रखना है। देन इन्वेस्टमेंट्स आप लिख पाओगे, डीलिंग इन सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, पॉइंट्स मेरे एक बार रीड करने हैं। ऑलराइट, बिकॉज जैसे अगर आप रीड ही नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने रीड नहीं किया, आपने बोला वाओ सर ने 30 सेकंड में मस्त बता दिया कि कैसे आंसर लिखने हैं, वाओ अब मैं रीड नहीं करूंगा या रीड नहीं करूंगी, तुम लुक एट दिस। अगर बैंक कोई दूसरे कस्टमर के बिहाफ पे सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, देन इन दैट केस वो जो पीएमएस वाले जो पूरा बैंक की सर्विसेज है उसका एक सेपरेट एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर यार, तो साला शॉर्टकट मारने नहीं देता है। ओके, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, क्लासिफिकेशन, प्रोविजन ऑफ असेट, ये सब तो आपका एनपीए में हो गया। सेल एंड परचेज ऑफ एनपीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एरियाज मुझे पता है कि बच्चे को क्लिक नहीं होंगे वो मार्क करवा रहा हूं। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, इंटर ब्रांच रिकंसिलेशन है। अगर बैंक ने फार्मर का ट्रैक्टर उठा लिया तो पेमेंट अगर नहीं मिला उसके ऊपर, तो नॉन बैंकिंग असेट्स अक्वायर्ड इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स। अभी भी कोई सोच रहा है कि नहीं रीड करेंगे छोड़ना, तो ये देखिए देखिए देखिए, नॉन बैंकिंग असेट्स जो बैंक अक्वायर करता है, किसी का घर ले लेता है, किसी का व्हीकल ले लेता है, तो वो 7 ईयर्स के अंदर उसको डिस्पोज करना होता है। अरे सर पढ़ेंगे यार, ठीक है अभी। देन ओवर ईयर कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी मिनिमम कैपिटल जो मेंटेन करना है, आपका इंटर से का बैंक अकाउंट से, लेकिन फिर भी अगर आपको ना समझे, करेक्ट, देन इन दैट केस यू कैन रेफर टू माय रेगुलर कोर्स वीडियो, दैट इज ओके। बोरोइंग्स, बिल्स पेबल, ये सब में मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स, अरे बेसिकली लिटिगेशन एंड क्लेम्स, उसमें डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या वेरीफाई करोगे, दैट इज ओके। 13.18, 19 एंड 20, 13.18, 19, 20
सब कंटिंजेंट लायबिलिटीज है बैंक्स का, एंड उसमें ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज में लेके हम लोग क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। लेट अस से दैट, हाँ करार का कैलकुलेशन वगैरह कैपिटल एडिक्वेसी में आ जाएगा मैडम। अरे सर जो भी पूछ रहा है करार का कैलकुलेशन, यू विल सी इट ओवर देयर, ऑलराइट, ओवर हियर, ये देखो ना। ओके, बट ये क्या है, ये एकदम फास्ट रिवीजन नहीं हो सकता है इसका सब चीजों का, करें। तो आपको जो समझ में आ गया ठीक है, जो नहीं समझा वो वीडियो से देख लो, ऑलराइट। अब देखो, अभी कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह का इग्नोर किया रहेगा तो अभी ये सब पूछा था एग्जाम में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या लेना है कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में। दिस कैन बी और 4 मार्क्स क्वेश्चन, ऑलराइट। डिपॉजिट्स एंड स्टफ, डिपॉजिट्स में तकलीफ नहीं है, खाली ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, ऑलराइट। नाउ एवरीवन ओवर हियर जस्ट फोकस फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। कॉन्करेंट ऑडिट के केस में, कॉन्करेंट ऑडिट, व्हाट इज कॉन्करेंट ऑडिट? कंटिन्यूस ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कंटिन्यूस ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यस सर, यस सर, यस सर। ये आरबीआई करवाता है, किसका किसका करवाता है? अरे बैंक्स को बोल के रखा है कि आपको करवाना है इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्करेंट ऑडिट, एडवांसेस लोन्स का कॉन्करेंट ऑडिट, ऑलराइट, जो डिपॉजिट्स है उसका कॉन्करेंट ऑडिट, आपके केवाईसी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं उसका कॉन्करेंट ऑडिट, ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके ऑडिट होता है, यस, कंटिन्यूस ऑडिट होता है। इसका जो रिपोर्ट्स है वो या तो मंथली रिपोर्टिंग होता है या तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग होता है, यस यस, ओके। सो कॉन्करेंट ऑडिट के केस में क्वेश्चंस कौन से आएंगे, सीधा बात पे आता हूं। इसमें से कोई भी एरिया वो लोग क्वेश्चन में डाल सकते हैं और बोलेंगे अगर आप इसके कॉन्करेंट ऑडिटर हो, इफ यू आर द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, करेक्ट, देन इन दैट केस आप क्या क्या वेरीफाई करोगे? तो सर आपने डिटेल में नहीं लिखा इसको, नहीं, बिकॉज ऊपर का जब आप रीडिंग कर लोगे इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स, तो ये सब पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट पता चली जाएंगे, करेक्ट। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पता चल रहा है तो आप यहां से एनीवेज देख ही सकते हो, जस्ट गो ओवर हियर एंड यू कैन सी। मैं आपको वो मॉड्यूल का पेज नंबर लिखा देता हूं, लुक एट दिस ओवर हियर, ओके, यहां पे। तो ये कौन सा पेज नंबर है? 9.55। एक ये चार, ये ब्रीफ क्वेश्चन, 4 मार्क्स के ब्रीफ क्वेश्चन। दूसरा, ऑलराइट, एग्जैक्टली कॉन्करेंट ऑडिट कितनी ब्रांचेस का करना है या कितना एरिया कवर करना है, ऑलराइट, कितना कवरेज होना चाहिए, कितना कवरेज होना चाहिए, दैट इज नॉट, that is left up to the bank, all right, that is left up to the bank, okay. So everyone over here, yes, bank has to decide the scope over there, हाँ ये बी पॉइंट एमसीक्यू इधर, is left to the discretion of the head of internal audit of the banks with due prior approval of audit committee board of directors। और अगर आप ये देखोगे ये पैराग्राफ को ना उन्होंने एकदम बोल्ड करके प्रिंट किया मॉड्यूल में, क्यों पता है? बिकॉज ओल्ड मॉड्यूल में कुछ उन्होंने कौन सी ब्रांचेस को सिलेक्ट करना चाहिए उसका परसेंटेज वगैरह दिया था, ऑलराइट। और काफी सारे प्रोफेसर की नोट्स, बच्चों की नोट्स में देख रहा हूं मैं, वही चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है। लेट मी टेल यू, दिस पैराग्राफ हैज चेंज्ड, ऑलराइट। स्कोप में लिखा हुआ है दैट इट इज लेफ्ट अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, ओके। सो ध्यान रखना, कोई अगर क्वांटम देंगे आपको तो नहीं, लेफ्ट अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, ओके। जस्ट हाई रिस्क हाई सेंसिटिव एरियाज कवर होने चाहिए, ऐसा थियरी है, एग्जैक्ट परसेंटेज कितना कवर होना चाहिए वो नहीं लिखा है उन्होंने, ओके। नाउ एक ये क्वेश्चन, दूसरा ई पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्करेंट ऑडिट के केस में अपॉइंटमेंट कैसे होगा, हु विल बी द कॉन्करेंट ऑडिटर्स? अरे यार, या तो वो लोग ओन स्टाफ से करवा सकते हैं और दे कैन गो फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर। जो अगर ओन स्टाफ रहेगा तो ओन स्टाफ का इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है, सेम ब्रांच का स्टाफ को वही ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट नहीं देना है। देन लिसन टू मी, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर है, बी केयरफुल, अब एमसीक्यू पॉइंट, अगर एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर है देन इन दैट केस, अब सुनो मेरी बात, एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर अगर है तो दो बातें हो सकती है। जो ब्रांच लेवल पे एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर है उसका टर्म होगा मैक्सिमम 3 इयर्स, लेकिन जो बैंक लेवल पे है, सर व्हाट इज बैंक लेवल? ओवरऑल कॉन्करेंट ऑडिटर जो पूरे ओवरऑल बैंक लेवल पे ऑडिट कर रहा है, उसका टर्म होगा मैक्स 5 इयर्स। लुक एट दिस, external concurrent auditor, generally tenure of external concurrent auditor with a bank shall not be more than 5 years on continuous basis. No concurrent auditor shall be allowed to continue with the branch business unit for a period of more than 3 years, all right। तो अगर आप एक ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट कर भी रहे हो मैक्सिमम 3 इयर्स का,
तो आपको और वो लोग 2 साल दूसरी ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट दे सकते हैं, लेकिन एक ही बैंक के साथ मोर देन 5 इयर्स आप एसोसिएटेड नहीं रह सकते। वन मोर टाइम, अगर एक ब्रांच का 3 इयर्स का करे तो दूसरी ब्रांच का 2 साल का और एक्सटेंड करके दे सकते हैं, लेकिन एक ही बैंक के साथ आप 5 इयर्स के ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते। एंड अगर ओवरऑल बैंक लेवल पे आपको अपॉइंट किया है तो मैक्स 5 इयर्स। ऑलराइट, सो ये चीज का ध्यान रखना है। रेम्यूनरेशन एंड स्टफ इज डिसाइडेड बाय द ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिपोर्टिंग जो है वो मंथली होता है, काफी बार क्वार्टरली रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग जो होता है वो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाता है। ऑलराइट, देन ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिपोर्टिंग में अगर कुछ एक्सेप्शनल चीजें होती है तो आरबीआई इंस्पेक्शन में आरबीआई को दिखाते हो चीज। थियरी है, एमसीक्यू एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, सो यू कैन जस्ट रीड दिस वंस। फाइन फाइन, तो दैट इज योर कवरेज ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट ऑल्सो। अब पूरे बैंक ऑडिट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है आपके साथ, दैट आई हैव टोल्ड यू। कुछ कुछ एरियाज आपकी सेल्फ स्टडी के लिए रखे हैं एंड उसके लिए भी मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। ऑलराइट, अब तो बैंक ऑडिट को ऑप्शन में मत छोड़ना, इतना करके मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लेना एंड योर टॉपिक इज डन। थैंक यू सो मच।